दोस्तों इंडियन इकोनॉमी करेंटली वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी हमसे आगे यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान है। लेकिन रिसेंटली आई रिपोर्ट की माने तो 2030 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी लगातार अच्छे पेस के साथ ग्रो होती रहेगी और जल्द ही हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। इस मुकाम को हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी में लगातार चेंजेस करके उसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आखिर ये पॉसिबल होगा कैसे? तो दोस्तों एक कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने घर के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके घर की कुछ फैमिली इनकम होगी और हर महीने अलग अलग चीजों में पैसे स्पेंड होते होंगे, जिसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हर महीने आपके पैसे सेव होंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो आपको खर्चे पूरे करने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। भारत की इकोनॉमी भी कुछ इसी तरह से फंक्शन करती है। इसी इनकम और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करते हुए गवर्नमेंट हर साल बजट प्रेजेंट करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट की साल भर की इकोनॉमिक प्लानिंग शो करता है। पर सवाल ये उठता है कि हमारे घर में इनकम के लिए तो मेंबर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन आखिर इंडियन गवर्नमेंट पैसे अर्न कहाँ से करती है और इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस सेक्टर में होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन इकोनॉमी के इस पहलू से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट पैसे किस तरह से अर्न करती है और ये पैसे स्पेंड कहाँ होते हैं। साथ ही हम एक नजर इस पे भी डालेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट हर साल भारत को चलाने के लिए बजट कैसे बनाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्लास 12 स्टूडेंट्स और सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा है, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाना मत भूलिएगा। हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जिस तरह से एक आम आदमी को ग्रोसरी और रेंट जैसे डेली एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होती है, उसी तरह गवर्नमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विसेज, लॉ एनफोर्समेंट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो सवाल ये आता है कि आखिर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फंड कैसे करती है, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण से हम ऐसा मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की टोटल इनकम 100 रुपीज है। अब इसी 100 रुपीज के शेयर के हिसाब से हम समझेंगे कि गवर्नमेंट किस सेक्टर से कितने पैसे अर्न करती है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सबसे मेजर सोर्स है टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करती है। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इंडिविजुअल या बिजनेस की एनुअल इनकम पर लगाया जाता है। इंडिया में इनकम टैक्स रेट प्रोग्रेसिव है, जिसका मतलब है हायर इनकम वाले इंडिविजुअल्स हायर टैक्सेस पे करते हैं। गवर्नमेंट जो 100 रुपए अर्न करती है उसमें से लगभग 15 रुपए इनकम टैक्स से आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक 2.5 लाख रुपीस तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पे 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पर 25% और अबव 15 लाख पर 30% टैक्स लगता था। इन टैक्स स्लैब्स के साथ गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से 9,60,764 करोड़ रुपीस की अर्निंग हुई। इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये अर्निंग 7,73,389 करोड़ रुपीस थी, यानी 24.23% की ग्रोथ इनकम टैक्स कलेक्शन में रजिस्टर की गई। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स स्लैब चेंज किया गया है और अब 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे 5%, 6 लाख से 9 लाख पे 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और अबव 15 लाख पर 30% टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब में चेंज से गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से होने वाली अर्निंग भी फ्लक्चुएट करेगी। दोस्तों नेक्स्ट टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे कॉर्पोरेशन टैक्स या कंपनी टैक्स भी कहा जाता है। ये वो टैक्स है जो कॉर्पोरेशंस की इनकम और प्रॉफिट पर लगाया जाता है। उसमें से 15 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट का ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 10,04,118 करोड़ रुपीस था। इसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये कलेक्शन 8,58,849 करोड़ रुपीस था, यानी एक साल में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 16.91% से इंक्रीज हुआ है। फिर आता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी। जीएसटी मैन्युफैक्चरर से लेकर
कंज्यूमर्स तक गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाने वाला सिंगल टैक्स है। गवर्नमेंट जो 100 रुपए अर्न करती है उसमें से 17 रुपीज जीएसटी से आते हैं। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी से 14.97 लाख करोड़ रुपीस मिले हैं और जीएसटी कलेक्शन ने ईयर ऑन ईयर 12% की ग्रोथ रजिस्टर की है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 13.4 लाख करोड़ रुपीस था। इसके बाद आती है दोस्तों कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाला टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर लगाए जाते हैं जो सेल के बजाय इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं। गवर्नमेंट द्वारा अर्न किए जाने वाले 100 रुपए में से कस्टम ड्यूटी से 4 रुपए और एक्साइज ड्यूटी से 7 रुपए आते हैं। बात करें अगर एक फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग की तो दोनों से मिलाकर गवर्नमेंट को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की अर्निंग होती है। गवर्नमेंट की अर्निंग का दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। उदाहरण के लिए ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट की एक एंटिटी है। तो इस एंटिटी से आने वाला रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। ओएनजीसी के अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल लिमिटेड जैसी सभी गवर्नमेंट कंपनीज से होने वाली अर्निंग नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही हिस्सा होता है। इन कंपनीज के अलावा गवर्नमेंट लोन्स भी ऑफर करती है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से होने वाला बेनिफिट और पेनल्टीज और फाइन के द्वारा आने वाला पैसा भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट है। इंडियन गवर्नमेंट जो 100 रुपीज अर्न करती है उसमें से 6 रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से आते हैं। 2023-24 में 2022-23 के मुकाबले नॉन टैक्स रेवेन्यू 15.2% की ग्रोथ के साथ 3,01,650 करोड़ रुपीस पर पहुंचने का एस्टिमेट लगाया गया है। बाकी सभी सोर्सेस से गवर्नमेंट 100 रुपए में से बचे हुए 36 रुपए यानी 36 रुपीस कमाती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट शेयर ऑन करती है और पैसों की जरूरत होने पर कई बार गवर्नमेंट अपने शेयर्स सेल कर देती है। इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जैसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपनी हिस्सेदारी को घटाया है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट की है। और इंडियन गवर्नमेंट इस डिसइन्वेस्टमेंट से भी बहुत सारा पैसा कमाती है। इंडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है, जो इसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी इंडियन कंपनी में फॉरेन एंटिटी का इन्वेस्टमेंट। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंडियन स्टॉक और बॉन्ड्स में किसी फॉरेन एंटिटी का इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हेल्प से गवर्नमेंट को कैपिटल मिलता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। 2022-23 में इंडिया में टोटल $70.97 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। अब इन सभी अर्निंग सोर्सेस के अगर एक्सपेंडिचर के लिए एडुकेट फंड्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने पड़ते हैं। इस बोरोइंग में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की बोरोइंग्स आती हैं। इंटरनल बोरोइंग या डेब्ट उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट देश के अंदर से डेट लेती है। वहीं फॉरेन कंट्री से लिया जाने वाला डेट एक्सटर्नल बोरोइंग कहलाता है। भारत में इंटरनल डेट के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशंस इन बॉन्ड्स को ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बॉन्ड के फॉर्म में खरीद सकते हैं। इन बॉन्ड्स का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके बाद बॉन्ड खरीदने वाले को इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। इसी तरह से फॉरेन कंट्रीज से भी बोरो किया जाता है। कई बार फॉरेन कंट्रीज इंडिया के किसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट पर पैसे देती हैं और कई बार वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग से आने वाले पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2022-23 में 14.21 लाख करोड़ रुपीस बोरोइंग से जुटाए थे और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100 रुपए जो गवर्नमेंट अर्न करती है उसमें से 34 रुपीस बोरोइंग से आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि इन रेवेन्यू सोर्सेज से पैसा अर्न करने के बाद गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कहां करती है। गवर्नमेंट के अर्निंग सोर्सेज में हमने देखा कि सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बोरोइंग्स थी, जहां से गवर्नमेंट को 34% रेवेन्यू आ रहा था। इन बोरोइंग्स के बदले गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और इसीलिए बोरोइंग को कभी भी एक्सपेंडिचर कंप्लीट करने के लिए अच्छा रेवेन्यू सोर्स नहीं माना जाता।
इतनी सारी बोरोइंग की वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा इन बोरोइंग्स के इंटरेस्ट को पे करने में जाता है। अगर हम ऐसा मान लें कि गवर्नमेंट एक साल में 100 रुपए खर्च करती है यानी स्पेंड कर रही है, तो उस 100 रुपीज में से 20 रुपए 20 रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट में जाते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जाता है रेवेन्यू से आने वाले पैसे को शेयर करने में। रेवेन्यू से जो भी पैसा अर्न किया जाता है वह सारा पैसा गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि स्टेट्स को रन करने के लिए भी फंड्स की नीड होती है। हालांकि स्टेट्स के पास अपने खुद के रेवेन्यू सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने एक्सपेंडिचर्स को कंप्लीट करने के लिए स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट के 100 रुपीज के टोटल एक्सपेंडिचर में से 18 रुपीज स्टेट्स के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में स्टेट्स के साथ टोटल 10.21 लाख करोड़ रुपीस शेयर किए जाएंगे। इस शेयर में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स के पास 28% शेयर जाएगा। इसके बाद बारी आती है गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो 2 टाइप की होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऐसी स्कीम्स को कहते हैं जिनको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही फंड किया जाता है। वहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी स्कीम्स को कहते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पार्शियली फंड किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का 17% जाता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का 9% जाता है। यानी गवर्नमेंट जो 100 रुपीज एक साल में स्पेंड कर रही है, उसमें से 17 रुपीज सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और 9 रुपीज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल 26 यानी गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 1/4 स्कीम्स में स्पेंड होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी सिंगल सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो सेक्टर है डिफेंस। गवर्नमेंट के 100 रुपए के एक्सपेंडिचर में से 8 रुपीज डिफेंस सेक्टर में जाते हैं। इंडिया का 2023 का डिफेंस बजट 5.94 लाख करोड़ रुपीस था, यानी गवर्नमेंट के टोटल बजट एक्सपेंडिचर का 13.2%। इंडिया में बहुत सारे पेंशन होल्डर्स भी हैं जिनको हर मंथ पेंशन के रूप में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। गवर्नमेंट के 100 रुपीज के एक्सपेंडिचर में से 4 रुपए पेंशन देने में जाते हैं। लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर, रेलवे और बिजनेसेस जैसे कई सेक्टर्स में सब्सिडीज भी दी जाती हैं। गवर्नमेंट के 100 रुपए में से 7 रुपए सब्सिडी ऑफर करने में स्पेंड हो जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स में 9 रुपीज जाते हैं और 8 रुपीज दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। और साल भर के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग बेहद जरूरी होती है। इसके लिए लाया जाता है बजट। दोस्तों, इंडिया के बजट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा जाता है। हर साल फरवरी में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में ये बजट प्रेजेंट किया जाता है और 1 अप्रैल यानी इंडिया के फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले इस बजट को पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। इस बजट को प्रिपेयर करने में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बहुत सारे एडवाइजर्स और ब्यूरोक्रेट्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बजट की प्रिपरेशन से पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट से उनके सजेशंस मांगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने ओपिनियन और सजेशन भेजते हैं। बात करें अगर बजट मेकिंग प्रोसेस की, तो उसकी शुरुआत फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में ही हो जाती है और इसकी टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एस्टिमेट लगाया जाता है। जब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एस्टिमेट हो जाता है तो उसे मैच किया जाता है ताकि पता चले कि कंट्री का रेवेन्यू ज्यादा है या एक्सपेंडिचर। ज्यादातर मामलों में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और ऐसे में रेवेन्यू से मिलने वाला पैसा एक्सपेंडिचर को कंप्लीट नहीं कर पाता। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच पैसे का जो डिफरेंस है उसे डेफिसिट कहते हैं। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के साथ गवर्नमेंट कंसल्ट करके डिसाइड करती है कि इस डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए बोरोइंग कैसे करनी है। इसमें इंटरनल बोरोइंग भी आती है और एक्सटर्नल बोरोइंग भी। ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद अगर फिर भी कोई शॉर्टफॉल बचता है तो उसे टैक्स रेट में रिवीजन करके फिल किया जा सकता है। टैक्स रेट का रिवीजन भी तभी किया जाता है जब वो फिजिबल हो। ये सारा डेटा बजट में डॉक्यूमेंट किया जाता है और फिर इसे प्रेजेंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना खुद का बजट होता है जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और एप्रोप्रिएट ऑफिशियल्स द्वारा बनाया जाता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में से स्टेट को भी एक बहुत बड़ा शेयर देती है और साथ ही जरूरत पड़ने पर ग्रांट्स भी देती है।
दोस्तों अगर रिसेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस की माने तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन इकोनॉमी अपनी गोल्डन एज को विटनेस करने जा रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ साल इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहद क्रूशियल होने वाले हैं, जहां हम लोग इकोनॉमी में सबसे बड़ी ग्रोथ को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में एक बेहतर बैलेंस को मेंटेन करे। ऐसा बैलेंस जहां पर रेवेन्यू सोर्सेज में से पब्लिक डेट को रिड्यूस किया जा सके और बाकी रेवेन्यू सोर्सेज को इंक्रीज किया जा सके। पब्लिक डेट को रिड्यूस करने का फायदा हमें एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने में भी मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर का एक काफी बड़ा हिस्सा डेट के इंटरेस्ट को पे करने में जाता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस बैलेंस को मेंटेन कर पाई तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का टारगेट 2030 से भी पहले कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्लास 12 और सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।